आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान चोरी मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले में अब जांच का दायरा और बढ़ता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि मंदिर में दान के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और इसको लेकर अब कई नए खुलासे और आरोप सामने आ रहे हैं। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले से जुड़े 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज की डिलीट भी कर दिया गया है, जिससे जांच प्रभावित हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में बड़े स्तर पर लापरवाही की है। इसके अलावा ये दावा किया गया कि खुफिया एजेंसियों द्वारा इस मामले पर कई रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन अब तक उन पर पूरी तरह कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गई है। इसी बीच अयोध्या पुलिस ने जांच की गति तेज कर दी। आपको बताएं कि आरोपी अविनाश शुक्ला को 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर भी लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ गई है, जिससे पूरे मामले की परतें खुलने की संभावना है। सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उनके आवास के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल, आपको बताएं, पीएससी तैनात भी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की स्थिति खराब ना हो। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो इस पूरे मामले में अब कानूनी मोर्चा भी खुल गया है, जी हां, ज्यादा सक्रिय हो गया है। अयोध्या के कुछ वकीलों ने राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आपको बताया कि विशेष सदस्य गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। वकीलों का आरोप है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ आपको बताएं कि पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि दान से जुड़े गड़बड़ी की जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में शिकायत पत्र जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने संबंधित थाना राम जन्मभूमि पुलिस को जांच भेज दी है। देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं, वकीलों ने पूरी तरह से मोर्चा जो है राम मंदिर के लिए खोल दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के लिए अब मोर्चा खुल चुका है और साथ ही चंपत राय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की खबर सामने आ रही है। वकीलों ने प्रशासन को पूरी तरह से देखिए पत्र सौंप दिया है। आरोपी अविनाश शुक्ला की 48 घंटे की रिमांड तय की गई है। आपको बताएं कि पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब ये माना जा रहा है कि यदि जांच में पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो आगे एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसी बीच अयोध्या पुलिस की एक टीम राम जन्मभूमि परिसर में भी पहुंची, जहां अधिकारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। पहले से ही इस मामले में कई आरोपियों को एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जेल भेजा गया है। आपको बताएं कि अब जांच का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें नए सिरे से सभी साक्ष्यों और गवाहों की जांच की जा रही है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख होता है। देखिए राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो पूरी तरह से अब उनका सिलसिला जारी है। राम मंदिर की दान चोरी का जो मामला सामने आया था, उसके बाद तमाम ये चीजें कही जा रही है कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो देखा जाएगा कि इसमें कौन लोग शामिल है। और साथ ही देखिए अब वकील भी इस चीज में घुस गए हैं। वकील का भी एक रुख अपनाया हुआ नजर आ रहा है। क्या सच में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होती है या नहीं, बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। चंपत राय के घर के बाद आपको बताएं कि पुलिस भी मौजूद है और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है ताकि कोई भी समस्या ना हो। वकीलों ने देखिए यहाँ पे आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, सभी वकील एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ आ गए हैं। परिसर में पुलिस तैनात कर दी गई है और साथ ही राम मंदिर दान चोरी केस में जांच अब और तेज हो गई है। एसआईटी का दूसरा चरण शुरू हो गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का गोपाल राव पर देखिए एफआईआर की मांग लगातार की जा रही है। अब देखा जाएगा कि जो मांग अब की जा रही है एफआईआर के लिए, ये मांग पूरी होती है या नहीं होती है। समय के साथ क्या चीजें बदलती हुई नजर आती है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया है। पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं ताकि चुनावी तैयारियों को और मजबूत किया जा सके। लेकिन इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा चंडीगढ़ से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की हो रही है। इन्हें इस बार किसी भी बड़े चुनावी पद या कमेटी में जगह नहीं दी गई है।
कांग्रेस की ओर से जारी नई संगठनात्मक सूची में पंजाब कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष अमरदीर सिंह राजा को भी उनके पद पर बरकरार रखा गया है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी कैबिनेट का अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे साफ है कि पार्टी ने चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए पुराने और अनुभवी चेहरों पर पूरी तरह से भरोसा जताया है। पार्टी ने इसके साथ ही कुछ नए आपको बताया वर्किंग प्रोजेक्ट्स पर भी और अलग अलग चुनावी समितियों का भी गठन कर लिया है, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और सक्रिय किया जा सके। कांग्रेस का मानना है कि इन बदलाव से 2027 के चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत होगी और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। लेकिन इस पूरे फेरबदल में सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत मनीष तिवारी को लेकर माना जा रहा है। मनीष तिवारी का पंजाब कांग्रेस के एक मजबूत और स्वतंत्र छवि वाले नेता माने जाते हैं। वह 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें इस बार पंजाब चुनावी रणनीति से जोड़े नहीं दिया गया है, उनका पद देखिए रखा नहीं गया है। इस फैसले के तुरंत बाद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसने देखिए राजनीतिक हलकों में पूरी तरह से हलचल मचा दी। उन्होंने लिखा, जो होगा सो होगा। इसके बाद एक और पोस्ट में उन्होंने व्यक्तियों और संस्थानों की सुरक्षाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि काश उन्हें इसका कोई उपाय मिल जाता। उनके देखिए इन बयानों को सीधे तौर पर पार्टी के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का ये कदम केवल संगठनात्मक फेरबदल नहीं, बल्कि ये पंजाब में पार्टी के पावर स्ट्रक्चर को नए सिरे से तैयार करने के लिए भी कोशिश में हो रहा है। देखिए माना यह जा रहा है कि हाईकमान अब ऐसे नेताओं पर ज्यादा भरोसा कर रही है जो जमीनी स्तर संगठन को मजबूत कर सके और चुनावी मिशनरी को बेहतर तरीके से चला सके। कांग्रेस ने राजा वड्डी और प्रताप सिंह बाजवा जैसे नेताओं को बनाए रखते हुए ये संकेत दे दिए हैं कि पार्टी नेतृत्व स्थिरता चाहती है, ताकि चरणजीत सिंह चन्नी को पूरी तरह से जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। दलित वोट बैंक से आते हैं, ग्रामीण वोट बैंक को साधने की कोशिश करी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता को किनारे करने के फैसले ने पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी और अंदरूनी समीकरणों पर भी सवाल जरूर खड़े कर दिए। तिवारी को पार्टी में हमेशा एक स्वतंत्र और बेबाक आवाज के तौर पर देखा गया है, जो कई बार पार्टी लाइन से अलग रहते नजर आए। ऐसे में उनका इस चुनावी ढांचे से बाहर होना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि ये बदलाव कई हफ्तों के आंतरिक चर्चा हुई है, फिर उसके बाद फैसला हुआ है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि 2027 के चुनावों से पहले संगठन के नई तरीके से तैयार करना जरूरी है, ताकि सभी गुटों को संतुलित किया जा सके और चुनावी रणनीति को मजबूत किया जा सके। फिलहाल देखिए मनीष तिवारी के सोशल मीडिया पोस्ट और संगठन के उनकी दूरी को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या फिर कांग्रेस के भीतर किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की शुरुआत मानी जा रही है। देखिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है पंजाब के चुनावों को लेकर। ऐसे में कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है कि आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस अपनी सत्ता वहां काबिज कर पाए या सत्ता में बैठ पाए। तो देखिए ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन चेहरों पर भरोसा जता रही है जो पिछले कई समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं और भरोसेमंद चेहरों को कांग्रेस उतारना चाह रही है मैदान में। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस का जो ये अब रुख लिया गया है अपने आप में सवाल खड़े करता है कि मनीष भी देखिए अच्छे खासे वोट बैंक से आते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, पुराने चेहरे हैं। अब ऐसे में उनको मौका क्यों नहीं दिया गया, ये तो वक्त बताएगा और देखा जाएगा कि उनको ना मौका देने पर कांग्रेस को फायदा होता है पंजाब में या नहीं। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन कर रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ लोगों के घर पहुंचकर उनके दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में सही और वास्तविक मतदाताओं के नाम दर्ज हो। इस बार एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी समस्या सामने आई है। कई ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में तो दर्ज है, लेकिन 2002 के पुरानी वोटर लिस्ट में उनका नाम या उनके माता पिता का नाम नहीं मिला है।
इससे लोगों में चिंता बढ़ गई है और देखिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हट ना जाए, उनका मतदान अधिकार प्रभावित ना हो। इस स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाली विकल्प भी जारी किया है। आयोग के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो वह अपने किसी ऐसे रिश्तेदार का नाम बता सकता है जिसका नाम उस समय उसकी वोटर लिस्ट में दर्ज हो। इस रिश्तेदार के आधार पर उनका रिकॉर्ड देखिए जांचा जाएगा और पूरी देखिए गहन जांच होगी। चुनाव आयोग के अधिकारी योगेश्वर ने जानकारी दी है कि अगर किसी मतदाता के माता पिता का नाम भी 2002 की वोटर लिस्ट में उपलब्ध नहीं है तो घबराने की जरूरत कतई नहीं है। ऐसे मतदाता अपने परिवार के किसी भी एक व्यक्ति का रिश्तेदार का नाम बता सकते हैं। इसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा, मामा, बुआ या मौसी जैसे रिश्तेदार शामिल है। अगर इनका नाम 2002 की सूची में दर्ज है तो उसी के आधार पर उनका सत्यापन किया जाएगा। सबसे खास बात देखिए ये है कि जरूरी नहीं है कि रिश्तेदार उसी राज्य का निवासी हो। अगर कोई भी रिश्तेदार भारत के किसी भी राज्य में रहता है और उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है तो उसे मान्य किया जाएगा। देखिए बीएलओ इस जानकारी को केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से जांच कर पुष्टि करेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि रिश्ता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज की जरूरत ही नहीं है, यानी केवल जानकारी देना ही पर्याप्त आपके लिए हो जाएगा। हालांकि अगर बाद में अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद कोई नोटिस मिलता है तो उसमें अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। तो उस स्थिति में मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा मान्य 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा। अगर किसी भी मतदाता को अपने किसी भी रिश्तेदार का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो उनके लिए भी विकल्प खोला गया है। जी हाँ, ऐसे लोगों को नए मतदाता के रूप में फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एक घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेज भी दिए जाएंगे। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो एसआईआर के लिए आपका कर्नाटक में अगर नाम नहीं है तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है और पूरा प्रयास सरकार कर रही है कि आपका नाम भी हो, आपके किसी रिश्तेदार का हो, चाचा, बुआ, मामा, मासी, किसी का भी रिश्तेदार का नाम हो तो ऐसे में देखिए आपको पूरा अधिकार हो जाएगा और ऐसे में आप आगे के लिए काम कर पाएंगे, साथ ही वोट भी दे पाएंगे। तो आपका वोट को जो अधिकार है वो सरकार नहीं छीन रही है, सिर्फ आपको बताना है कि किस रिश्तेदार का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। तो आपका फायदा यहाँ पे सरकार पूरी तरह से करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही है। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।